नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमपीएससी 8 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज में चैप्टर 6 चुनाव और चुनावी राजनीति को हम लोग को पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टि डालें और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतभेद करने में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी कि अब जो चुनाव आयोग होता है भारत में, जो चुनाव करवाता है भारत में, और साथ ही साथ जो एक राजनीतिक दल होती है उसमें अलग अलग राजनीतिक नेताओं को चुनाव करने में यह भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह मतदान करके राजनेता को चुनाव करने में सहायक होता है। तो अब हम यहाँ पर चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं इसमें लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका। समझते हैं इसमें वर्तमान परिस्थिति में चुनाव पर लोकतांत्रिक जगत में एक चयन यंत्र के रूप में उभर कर आया है सामने। चुनाव सरकार में शासनकारी अभिजातियों को चुनने व बदलने के साथ साथ नियमित और योजनाबद्ध उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए भी बुनियादी क्रियाविधि के रूप में काम आता है, और साथ ही साथ यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि देश में किस प्रकार से शासन होगा, किस प्रकार से देश शासित भी होगा, और साथ ही साथ राज्य सत्ता का प्रयोग किस प्रकार से कौन करेगा, और उनका चयन करता है जो राज्य सत्ता का प्रयोग करेंगे। तो इस आधार पर जो चुनाव आयोग होता है वह नियमित और योजनाबद्ध तरीके से उत्तराधिकार प्रदान करता है, और यह बुनियादी कार्यविधि के रूप में काम आता है, और साथ ही साथ यह निर्धारित करने में काम आता है कि देश किस प्रकार से शासित होगा और कौन जो है शासन चलाएगा। तो इस प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन वर्क करता है। समझते हैं आगे। चुनाव वे मूल क्रियाविधि हैं जिनके द्वारा नागरिक सरकारों को जिम्मेदार ठहराता है, पूर्व प्रभावी रूप से उनकी नीतियों के साथ साथ अधिक स्थूल रूप से उस कार्य प्रणाली के लिए भी जिसमें वे शासन करती हैं। चुनाव ही पार्टी की गतिविधियों को शक्ति प्रदान करता है और जन साधारण की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि करता है, और ये साथ ही साथ मतदाताओं को शिक्षित करता है और सरकार को वैधता प्रदान करता है। तो जो चुनाव आयोग होता है इसका जो मुख्य कार्य है वो इसकी जो कार्यविधि है इनके द्वारा ही जो नागरिक होता है वो सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा अलग अलग नीतियां बनाई जाती हैं उसकी जो कार्यप्रणाली है इस पे यह प्रश्न खड़ा करता है, कौन? नागरिक। और जो चुनाव होता है वह पार्टी की गतिविधियों को शक्ति प्रदान करता है और जन साधारण की जागरूकता में भी यह वृद्धि करता है, और जो मतदाता मत देने के लिए होते हैं उनको शिक्षित करता है और सरकार को एक वैधता प्रदान करता है। चुनाव लोकतांत्रिक राजनीति में मुख्य संस्थाओं में से एक है। इसका दुरुपयोग करना कोई असामान्य बात नहीं होती। चुनाव जो होता है वो सरकार की अलग अलग कार्यप्रणालियों के साथ साथ अलग अलग परिणाम सामने लाता है। सभी प्रकार के जो नेतागण होते हैं, फौजी, तानाशाह होते हैं, अधिनायक होते हैं, या शासन चलाने के लिए चुनाव शक्ति के और महत्व को मान्यता प्रदान करते हैं, और अलोकतांत्रिक ढंग से देश को चलाने के इच्छुक जो सैनिक और असैनिक नेतागण होते हैं और चुनाव को एक हथियार के रूप में देखते हैं। अर्थात चुनाव में धोखाधड़ी व चालबाजी के बड़े बड़े प्रयत्न किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो चुनाव को एक हथियार के रूप में देखते हैं और इसका प्रयोग करते हैं देश को चलाने के लिए। यहाँ पे बात अलग अलग और अन्य देशों की जा रही है कि वहाँ पर जो चुनाव होते हैं वह इस चुनाव को एक हथियार के तौर पे देखते हैं देश को चलाने के लिए, और साथ ही साथ यह चुनाव को धोखेबाजी और चालबाजी के द्वारा चुनाव करवाते हैं और उसमें अपनी जीत हासिल करते हैं। आगे है, फिर भी जो चुनाव प्रणाली होती है उसमें अनेक कमियां और असंगतियों के बावजूद यह व्यवस्था देती है या चुनाव कृतियां न केवल लोगों के मताधिकार को व्यर्थ कर देता है और अपितु लोकतंत्र की जो स्थानीकृत करने का जो प्रयत्न है इसमें यह बाधा डालता है। यानी कि देश में एक निष्पक्ष भाव से लोकतंत्र को लागू करने में यह बाधा डालता है। साथ ही साथ जो लोगों का मताधिकार का अधिकार होता है, मत देने का जो अधिकार होता है, उसको भी यह व्यर्थ कर देता है। तो इस प्रकार से जो चुनाव प्रणाली होनी चाहिए वो बिना धोखाधड़ी और बिना चालबाजी के होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चुनाव व्यवस्था के बारे में। जो चुनाव व्यवस्था होती है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक हृदय होती है, यानी कि प्रजा द्वारा शासन हो रहा है। इस व्यवस्था को मुख्यतः जो महत्व प्रदान करता है वह चुनाव व्यवस्था ही होता है। अगला है, प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकारा गया है, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली जो मशीनरी लोकतंत्र व्यवस्था है यह इसका बुनियादी आधार होता है।
यानी ऐसी मशीनरी, ऐसी व्यवस्था जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करती है, उसका जो बुनियादी आधार होता है वह चुनाव व्यवस्था ही होता है। यानी कि लोकतंत्र किसी देश में तभी कायम रह सकता है जब वहाँ पर भली-भांति और अच्छे ढंग से चुनाव कराया जाए और लोगों द्वारा उसके नेता को चुनाव निष्पक्षपूर्ण करवाया जा सके। इसी आधार पर किसी देश में लोकतंत्र लागू हो पाता है। अगला, भारत में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है, जहाँ केंद्र, प्रदेश और स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं। इन चुनाव के माध्यम से ही जनता जो होता है अपने शासकों का चयन करता है और अपने शासकों पर नियंत्रण रखता है, साथ ही सरकार को वैधता प्रदान करता है। नागरिक मताधिकार के माध्यम से ऐसी सरकारों को परिवर्तित कर देता है जो उनके इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं और जो उनकी इच्छाओं का सम्मान भी नहीं करती हैं। पंडित हृदयनाथ कुंजरू के शब्दों में कहा गया है कि यदि निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है और गैर ईमानदारी लोग द्वारा संचालित हो रहा है तो लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही या डगमगा जाएगा। यानी कि लोकतंत्र सही से पनप नहीं पाएगा अगर शुरुआती तौर पर ही सत्ता जो होती है ऐसे अनुचित लोगों के हाथों में चली जाती है। आइए हम लोग समझते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु भारत में चुनाव आयोग क्या-क्या कार्य करता है। इसमें सबसे पहला बताया गया है कि चुनाव को तिथि के निर्धारित करने का कार्य चुनाव आयोग करता है। एक वाकया देखने को मिला कि 28 अक्टूबर 2002 को गुजरात में चुनाव तिथियों से संबंध में जो राज्य सरकार और चुनाव आयोग के मध्य एक विवाद खड़ा हो गया था। इसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में गुजरात में चुनाव के मामले में चुनाव आयोग के पक्ष में ही फैसला ठहराया था और उसको उचित ठहराया। उसने बताया कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कराने की संबंधित जितने भी फैसले हैं वह चुनाव आयोग के अधिकार में आते हैं और साथ ही साथ जो संविधान है तो किसी अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव के अधिकार को रोकता नहीं है। यानी कि चुनाव का जो अधिकार है और संविधान के अन्य अनुच्छेदों से बंधा हुआ नहीं है, वह निष्पक्ष ढंग से और अच्छे कार्य से स्वतंत्र तरीके से चुनाव करवा सकता है। संविधान पीठ के अनुसार चुनाव करवाना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार होता है और चुनाव आयोग ही चुनाव तिथियों का निर्धारण करने में एक सर्वोच्च संस्था होती है। यानी कि यह शक्ति चुनाव आयोग के पास ही होती है। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, यानी कि किस निश्चित क्षेत्र, किस निश्चित भूभाग में कौन नेता, कौन दल लड़ेगा, इस चीज को सीमांकन करना। इसमें समझते हैं कि चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य होता है वो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है। प्रथम आम चुनाव में चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था और इनके आदेश के आधार पर किया गया था। लेकिन यह जो व्यवस्था थी वह संतोषजनक नहीं थी। इस कारण संसद में परिसीमन आयोग द्वारा 1952 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार यह बात बताई गई कि 10 वर्ष के बाद प्रत्येक जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी इसके सदस्य होते हैं। तो इसके आधार पर यह तय किया गया कि प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना के आधार पर क्षेत्र को निर्धारित किया जाएगा और उस निर्धारित क्षेत्र के अनुसार ही चुनाव लड़े जाएंगे। आगे समझते हैं मतदाता सूची। जो चुनाव आयोग होता है वह मतदाता सूचियां तैयार करता है। इस सूची के आधार पर जो मत देने वाले को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह मत डाल सकता है। साथ ही मतदाता सूची तैयार करने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मतदान से वंचित ना रहे जो मत देने की योग्यता रखता है। तो इस आधार पर मतदाता सूची को तैयार किया जाता है। अगला है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। अब जो चुनाव आयोग होता है वो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 21A में निर्वाचन आयोग द्वारा जो राजनीतिक दल होते हैं इनकी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत दलों को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए और कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्र या फिर राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। आइए समझते हैं कि कोई भी दल राज्य स्तर पर दल की मान्यता कैसे प्राप्त कर सकता है, क्या क्या उसके लिए जरूरी शर्तें हैं। पहला है इसमें कि लोकसभा या फिर राज्य की विधानसभा के जो आम चुनाव हुए थे इस दौरान जो खड़े किए गए उम्मीदवार थे उसने आम चुनाव के दौरान संबंधित राज्य में कुल वैध मतों में कम से कम 6% मत प्राप्त किया हो। यानी कि किसी क्षेत्र में उस समय पहले जो भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़े गए हों उस दौरान जो उम्मीदवार खड़ा हुआ हो किसी पार्टिकुलर दल का वह
कुल वैध जितने भी मत पड़े हैं उसका 6% एटलीस्ट वह मत प्राप्त किया हो। या फिर अगला है, इसके अतिरिक्त विधानसभा के पिछले आम चुनाव के दौरान कम से कम उसको 2 सदस्य विधानसभा के लिए चुने गए हों। साथ ही साथ इसके साथ ही जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उस दौरान कम से कम उस दल के 2 सदस्य विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा के लिए चुने गए हों, विधायक के तौर पर चुने गए हों उस दल के। तो 2 विधायक किसी दल के होने चाहिए, साथ ही साथ आम चुनाव में जितने भी वैध मत पड़े हैं उसका 6% उस उम्मीदवार को प्राप्त हो। अगला है, राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में कम से कम 3% सीटें प्राप्त हुई हों, या उसे आम चुनाव की विधानसभा में कम से कम 3 सीटें या जो भी अधिक हो वह मिली हो। कहने का मतलब ये है कि राज्य की विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसका कम से कम 3%, या उसे आम चुनाव में जो विधानसभा है उसकी कम से कम 3% से अधिक, जो भी इन दोनों केस में अधिक हो वह प्राप्त हुआ हो, तभी वह दल राज्य स्तर पर राजनीतिक दल बन सकता है। अगला है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता तभी प्राप्त होगी। इसकी समझते हैं अब कि हम कोई दल राष्ट्रीय स्तर पर कैसे राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता प्रदान की जाती है, क्या इसके लिए शर्तें हैं। पिछले आम चुनाव में, लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्य में खड़े किए गए जो उम्मीदवार हैं किसी दल के, वह उस आम चुनाव के अंतर्गत संबंधित राज्य में कुल पड़े वैध मत का कम से कम 6% मत प्राप्त किए हों, या फिर इसके अतिरिक्त उपयुक्त आम चुनाव में किसी भी राज्य या राज्य के कम से कम 4 उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुने गए हों, यानी कि 4 उम्मीदवार सांसद हो उस दल के। अगला है, पिछले आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए उसके उम्मीदवार की संख्या भारत के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का कम से कम 2% हो, या कोई भी भिन्न अधिक से अधिक होने पर मान किया जाएगा। तो यह शर्तें दी गई हैं जिसके आधार पर कोई जो दल है वह राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर का दल है, इसको मान्यता प्रदान किया जाता है। अगला है, उपयुक्त उम्मीदवार उस सदन में कम से कम 3 राज्य से चुनकर आना चाहिए। राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है जिससे वह पूरे देश में प्रयोग कर सकता है। राज्य स्तरीय दल को भी राज्य में चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है जिसमें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे आरक्षित चुनाव चिन्ह केवल उन्हीं दल के उम्मीदवार को आमंत्रित किया जाता है जिनके लिए वह आरक्षित होते हैं या जो भी जरूरी शर्तें हैं वह पूरी करते हैं। अगला कार्य समझते हैं। अन्य है कि जो चुनाव आयोग होता है कुछ अन्य कार्य भी करता है। पहला है, यह राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार करता है। दूसरा है, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी के द्वारा चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाता है। फिर अगला है, उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले जो भी व्यय राशि है उसको निश्चित करता है। ये नहीं कि आप अधिक से अधिक राशि खर्च कर दें। अगला है, मतदाताओं को एक राजनीतिक प्रशिक्षण देता है। चुनाव याचिका आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देता है कि इस प्रकार से भैया कार्य करवाना है, इस प्रकार से चुनाव करवाना। आई होप आपको इस क्वेश्चन में इतना सब समझ में आ गया होगा चुनाव आयोग के बारे में। साथ ही साथ चुनाव आयोग के सभी कार्य को आपने भली भांति समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव व्यवहार के मुख्य निर्धारित तत्व क्या हैं, इसको समझते हैं कि चुनाव का जो व्यवहार है इसमें कुछ मुख्य निर्धारित तत्व होते हैं। इसको फटाफट आइए समझ लेते हैं। पहला है, चुनाव व्यवहार के मुख्य निर्धारित तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है जातिवाद, यानी कि जातिवाद मतदान व्यवहार को चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही मुख्य तत्व है। यानी कि जो जाति के आधार जाति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है चुनाव के समय, और यह फैसले को परिवर्तित करने में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इस तत्व में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान विशेष रूप से प्रभावित हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यदि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या विशेष समस्या अगर सामने खड़ी हो जाती है तब जातिगत तत्व कम प्रभावी रहता है। यानी कि अगर कोई समस्या, कोई विशेष समस्या नहीं है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, तब तक उस क्षेत्र में, उस जगह पर जातिवाद की भावना उच्च होती है और यह चुनाव पर अपना प्रभाव छोड़ती है। अगला है, सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वह जो भी सरकार होती है उसके पक्ष में मतदान नहीं करती है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वह जो भी उस समय की जो दल है, उस समय जो सरकार है, उस पर वह उसके पक्ष में वोट देगी। ऐसा एक चीज़ देखा गया कि 1980 के समय ऐसा ही एक वाकया देखा गया 1980 के लोकसभा चुनाव में
जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय जनता पार्टी की जो पराजय हुई, इसका जो मुख्य कारण था वह आर्थिक कठिनाइयाँ थीं। यानी कि उस समय जो जनता थी, उस समय वहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए लोगों ने जनता पार्टी के विपक्ष में मत डाले, साथ इसलिए इस कारण जनता पार्टी की पराजय हो गई। अगला है नेतृत्व। मतदान को प्रभावित करने के लिए कुशल नेतृत्वकर्ता बहुत ही आवश्यक है और नेतृत्व की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो पहला के 3 आम चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की विजय का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और अगला जो चौथा आम चुनाव हारा गया, वह भी उसका भी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पराजय का ही कारण बनी थी। यानी कि 1962 की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि धूमिल होने से जो कांग्रेस का या हार का कारण बना था। 1971 और 72 के चुनाव में चौथे आम चुनाव के दौरान नेहरू न होने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को नेतृत्व के आधार पर विजय प्राप्त हुई, किंतु 1977 में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो इंदिरा गांधी की छवि थी वह अत्यंत धूमिल हो गई और दिसंबर 1984 के लोकसभा में भी जनता के नेतृत्व के प्रश्न पर मतदान किया गया। दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में भी जनता के नेतृत्व के प्रश्न पर मतदान किया। 1989 में कांग्रेस की पराजय का जो मुख्य कारण था वो बोफोर्स सौदा में दलाली के कारण राजीव गांधी की छवि धूमिल होना था। फरवरी 1998 के चुनाव में भी भाजपा की सफलता का मुख्य श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी के चमत्कारी व्यक्तित्व को जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी दल में उसका नेतृत्वकर्ता की जो व्यक्तित्व होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस दल की जीत की। अगला है क्षेत्रवाद। तो भारत में कुछ राज्य हैं जो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण से पंजाब में अकाली दल 1967-71 तक, तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, 1977 के चुनाव में अन्ना डीएम की सफलता इस प्रवृत्ति का परिचय देती है। यानी कि क्षेत्रवाद की भूमिका है या भी चुनावी परिणामों में अत्यंत भूमिका निर्वाह करती है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि अलग अलग किस प्रकार के तत्व होते हैं जो चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। शुभ दिन, धन्यवाद।